बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी के हवाले से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को पढ़ाने के बाद आज मैं आपको सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पर डिस्कशन करूंगा। याद रखिए कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में बहुत ज़्यादा लेंथी है, इस वजह से मैं इसको इंशाअल्लाह दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहला हिस्सा सिर्फ सेल पर मुश्तमिल होगा और दूसरे हिस्से में फिर प्रोटेक्टिव प्रोटीन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस और टेम्परेचर रिस्पांस पर आपके साथ बात करूंगा। तो शुरू करता हूं। जैसे कि आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि नॉन स्पेसिफिक डिफेंस था, एंटीजन यहां से होकर यहां पर आ गया है। मैं एंटीजन को बनाने जा रहा हूं। ये वो एंटीजन्स है या कोई जरासीम है जो यहां पर इस फर्स्ट लाइन को क्रॉस कर चुका है। अगरचे ये एक बहुत बड़ा बैरियर है, फिर भी कोई एंटीजन इसको क्रॉस कर चुका है। कोई जरासीम, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, कोई प्रोटोजोन, कोई डस्ट पार्टिकल इस बैरियर को क्रॉस कर चुका है। तो अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इसके साथ क्या करता है, किस तरह इसको रोकता है, इस टॉपिक में हम यही पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जैसी ही ये एंटीजन इसके साथ इसका सामना हो जाता है, तो ये एंटीजन काफी मुश्किलात के बाद जब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में पहुंच जाता है, देखो इस जरासीम का मंजिल मकसूद क्या है। ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जाना है, ठीक है ना। ये मैंने इस बॉडी की 3 लेयर बनाए हैं, 3 लाइन, ये सारा काम बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को कहा जाता है, ये भी नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब है? नॉन स्पेसिफिक का ये मतलब है कि यहां पर इसका एंटीजन ख्वा वो बैक्टीरिया हो, ख्वा वो वायरस हो, ख्वा वो फंजाई हो, ख्वा वो प्रोटोजोन हो, ख्वा कोई डस्ट पार्टिकल हो, ये उसी तरह रिस्पांस शो करेगा। इन तमाम के खिलाफ इसका रिस्पांस एक जैसा होगा। इसके रिस्पांस में कमी बेशी, या ये कोई वायरस है तो रिस्पांस में ज्यादती, या कोई बैक्टीरिया है तो रिस्पांस में कमी, इस तरह का आपको यहाँ पर रिस्पांस नहीं मिलेगा, बल्कि एक जैसा रिस्पांस इन तमाम जरासीमों के खिलाफ मिलेगा। तो इसको कहा जाता है नॉन स्पेसिफिक। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में भी इसको मैं वाजे कर चुका हूं। तो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में, जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे पहले हमारे साथ जो इंक्लूड है वो क्या है? वो ये चीजें है, सेल है, ठीक है ना। और सेल में हमारे साथ फिर 3 किस्म के सेल होंगे। एक मैक्रोफेज होंगे और एक न्यूट्रोफिल होंगे, और इसके अलावा एक नेचुरल किलर सेल होंगे, ठीक है ना। न्यूट्रोफिल एक मिनट ये न्यूट्रोफिल। तो सबसे पहले हम मैक्रोफेज को देखते हैं। मैक्रो का क्या मतलब है? न्यूट्रो सेल इसमें होंगे, प्रोटेक्टिव प्रोटीन होंगे, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होगा और टेम्परेचर रिस्पांस होगा। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में ये 4 चीजें होंगे। अगर कोई भी एंटीजन, कोई भी पैथोजन इन 4 चीजों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया उसने, तो फिर वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जाएगा, अदरवाइज वो यहां पर खत्म करके वापस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो सेल में सबसे पहले हमारे साथ है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज, मैक्रो का मतलब है बिग, पेज का मतलब है ईटर, यानी WBC का। यहां पर यह बात याद रखिए कि मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल और नेचुरल किलर सेल, ये तीनों WBC के टाइप है।
यानी व्हाइट ब्लड सेल की क्या है, टाइप है। क्लियर? तो ये WBC की क्या है, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल है, न्यूट्रोफिल स्मॉलेस्ट है, जबकि एक नेचुरल किलर सेल है। ठीक है ना? इन सब के दरमियान मैं आपको डिफरेंस बताता जाऊंगा। मैक्रो का मतलब है बड़ा, फेज का मतलब है ईटर। ये मैक्रोफेज इज द लार्जेस्ट पेगोसाइटिक सेल ऑफ WBC। ठीक है ना? ये WBC का पेगोसाइटिक सेल है। पेगोसाइटोसिस कहते हैं काने को। सही है? ये लार्जेस्ट, मिसाल के तौर पर ये आपके साथ एक ब्लड है, ये ब्लड है, और ये इसके दरमियान क्या है, WBC है। यहां से ये आपके साथ क्या है, टिश्यूज है मुख्तलिफ, यानी ग्रुप ऑफ सेल जिसको हम टिश्यू कहा जाता है। ये मैक्रोफेज यहां से निकल करके जैसे ही ब्लड स्ट्रीम से ये निकलेगा तो ये इसी सूरत में निकलेगा। इसको इस वक्त हम कहेंगे मोनोसाइट। ठीक है? ये मोनोसाइट है। अब ये मोनोसाइट, इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि जैसे ही, मिसाल के तौर पर याद रखिए कि ये मोनोसाइट, जिसे हम मैक्रोफेज को मोनोसाइट भी कहा जाता है, ये मोनोसाइट आपके लंग्स में, आपकी किडनी में, आपके स्प्लीन में मुख्तलिफ जगहों पर पाया जाता है, और उसी मुनासबत से फिर इसको नाम दिया जाता है। जैसे अगर ये लंग्स में होगा तो इसको हम कहते हैं एल्वेलुलर टिश्यू। तो मतलब यह है कि लंग्स को साफ करते हैं, वहां से जितनी भी एंटीजन्स है वहां पर उनको कहा जाते हैं। ठीक है ना? मैक्रोफेज का लाइफ क्या है, ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है। ये एंटीजन के लिए स्पेसिफिकली नहीं निकलता, बल्कि ये हर वक्त टिश्यू के साथ मौजूद होता है। जैसे भी कोई एंटीजन आ जाता है ये फौरन उसको क्या करता है, उसके साथ अटैच हो जाता है, उनको खा लेते हैं। और फिर जब ये मैक्रोफेज इसको खा लेते हैं तो ये बहुत खूबसूरत तरीके से एक जगह पर इसका क्या आ जाता है, मिसाल के तौर पर ये एक एंटीजन है, इसने खा लिया है। ठीक है ना? इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेगोसाइटोसिस। यानी किसी एंटीजन को बॉडी के अंदर करना, ये पेगोसाइटोसिस कर लिया है। सही है? अब ये क्या है जी, तो ये इस पेगोसाइटोसिस को कट करने के बाद इस तरह ये एक हार्मोन पैदा कर लेते हैं, और इसको हम कहते हैं क्या, MHC। ठीक है ना? MHC, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी इसको कहा जाता है। ये शो कर लेते हैं ये मैक्रोफेज कि ये मोनोसाइट, कि ये क्या है, ये वो एंटीजन है जो इसने खा लिया है, और बॉडी इसके खिलाफ अपना रिस्पांस देना शुरू कर देते हैं। ये बॉडी को, ये सेल को डेड नहीं, ये बॉडी को एंटीजन को डेड नहीं कर सकता, उसको खा लेते हैं। ठीक है ना? तो ये इसको कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यानी ये उस एंटीजन को प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना? तो ये सब कुछ, और ये इसका काम है। इसका ड्यूरेशन भी ज्यादा है। ये इन्फेक्शन की वजह से या एंटीजन की वजह से सेल टिश्यू के दरमियान मौजूद नहीं होता, बल्कि ये हर वक्त मौजूद रहता है। ठीक है? और जब दूसरे के साथ न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल क्या है जी, न्यूट्रोफिल ये भी एक पेगोसाइटिक कॉमन पेगोसाइटिक टाइप है, यानी WBC का एक कॉमन टाइप है। ये भी साइटोसिस करते हैं, पेगोसाइटोसिस ये भी करते हैं, लेकिन मैक्रोफेज और इसके दरमियान फर्क ये है कि इसका लाइफ टाइम कम है। ये ट्रिलियन में पैदा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में, 40 से लेकर 70% ये WBC में मौजूद होता है। इसका लाइफ स्पेन 1 दिन से भी कम होता है।
ये जैसे ही एंटीजन को खा लेते हैं तो ये डेड हो जाता है, और फिर वहां से जब ये न्यूट्रोफिल डेड हो जाता है तो फिर वहां पर आपने एक लफ्ज सुना होगा, पस कलेक्शन ऑफ डेड न्यूट्रोफिल फ्रॉम द हीलिंग पार्ट ऑफ द वुंड, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं इंजरी, तो उसको हम कहते हैं पस। ये एक हीलिंग पार्ट है, ठीक है ना। अगर जख्म, इसका ये मतलब है कि जख्म अब ठीक हो रहा है, तो ये डेड कलेक्शन ऑफ डेड न्यूट्रोफिल, ठीक है ना। न्यूट्रोफिल मर जाते हैं यानी एंटीजन को खाने के बाद, वैसे भी इसका लाइफ टाइम बहुत कम है। ये न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज में फर्क ये है कि ये न्यूट्रोफिल उस वक्त पैदा होंगे, प्रोड्यूस होंगे जिस वक्त एंटीजन एंटर हो जाता है, ठीक है ना, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में। तो ये WBC के सेल उस वक्त जैसे ही ये ब्लड में एंटीजन जा रहा है, ठीक है ना, तो अब WBC से न्यूट्रोफिल भी बनना शुरू होंगे, उसकी प्रोडक्शन शुरू होगी। इसका लाइफ टाइम कम है, एक दिन से भी कम है, 40 से 70%, तो इनके और उसके दरमियान। जबकि मैक्रोफेज तो हर वक्त मौजूद रहता है। बहरहाल दोनों का काम क्या है, पेगोसाइटोटिक। तीसरा हमारे साथ है नेचुरल किलर सेल। एक तीसरा सेल सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में भी मौजूद होता है। नेचुरल किलर सेल उस सेल को कहा जाता है कि ये एंटीजन को कुछ नहीं कहता। इसका मेजर रोल एक कैंसर सेल के खिलाफ या वायरस इन्फेक्टेड सेल के खिलाफ, वो सेल जहां पर वायरस एंटर हो, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो, या ट्यूमर की वजह से, तो उसके खिलाफ ये बॉडी एक स्पेसिफिक सेल पैदा करते हैं, जिसको वो क्या करते हैं, ऐसे सेलों को वो डैमेज कर देते हैं। तो उस सेल को हम कहते हैं कि ये नेचुरल किलर सेल है। याद रखिए कि नेचुरल किलर सेल में एक प्रोटीन, परपोरिन प्रोटीन पैदा हो जाता है, और ये एक मखसूस तरीके से उस सेल को क्या करता है, खत्म कर देते हैं बॉडी से। अगर वो सेल खत्म नहीं हो गया तो आपको पता है कि वायरस या ट्यूमर सेल अपने तादाद को बढ़ाएगा। इस वजह से नेचुरल किलर सेल न्यूट्रोफिल की तरह नहीं, मैक्रोफेज की तरह नहीं, बल्कि इसका अपना एक स्टाइल है। आपको मैं अभी दिखाने जा रहा हूं। मिसाल के तौर पर ये नेचुरल किलर सेल है। ये एक सेल है जो वायरस की वजह से क्या है, इन्फेक्ट हो चुका है। अब इस सेल पर नेचुरल किलर सेल सबसे पहले प्रोटीन परपोरिन क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे, जिसकी वजह से इसके सेल मेम्ब्रेन में सुराख पैदा हो जाएंगे, ठीक है। अब ये इन सुराखों के जरिए फिर लिक्विड अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाता है, स्वेलिंग कर देते हैं और वो फट जाता है। तो इस तरीके से वो सेल खत्म हो जाता है। तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये किसका काम है, ये नेचुरल किलर सेल का काम है। आपको मैंने इब्तिदा में बताया है कि 3 किस्म के सेल है। मैक्रोफेज ये ईटर है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ईटर है, हर वक्त टिश्यू के दरमियान मौजूद होता है। जैसे ही एंटीजन आ जाता है, कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, तो ये उसको इनगल्प करके खा लेता है, और फिर वो एक किस्म का सिम्टम MHC, ठीक है ना, इस हार्मोन के ऊपर वो इस एंटीजन को प्रेजेंट भी करता है। इसलिए मैक्रोफेज को हम कहते हैं एंटीबॉडी प्रेजेंटिंग सेल। क्लियर। अब इसके बाद फिर इसका लाइफ टाइम बहुत ज्यादा है। ये एंटीजन की वजह से पैदा नहीं होता, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पैदा हुई है। जबकि दूसरा पेगोसाइटिक सेल क्या है, न्यूट्रोफिल है, उसकी बात भी हो गई। और तीसरा नेचुरल किलर सेल है, आपके सामने मैंने बयान की है। तो ये 3 सेल सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में बहुत ज्यादा कारआमद होते हैं। इंशाअल्लाह इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि प्रोटेक्टिव प्रोटीन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस और टेम्परेचर रिस्पांस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में किस तरह एंटीजन के खिलाफ होते हैं। तो दूसरे पार्ट को आप इंशाअल्लाह लाजमी तौर पर देखें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगी है
तो लाजमी तौर पर हमारे इस चैनल को, एजुकेशन स्टूडियो सर कासिम के इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इजाज़त चाहता हूँ।